डीपीएस विधनपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये टॉपिक हमने लिया है आधुनिक भारत के इतिहास से खिलाफत आंदोलन। इसमें हमने दोस्तों उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। तो ये सेशन दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और मित्रों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं बगैर देरी के हुए। आज का सेशन इम्पोर्टेंट है। तो खिलाफत आंदोलन तो बिल्कुल कहानी की तरह दोस्तों इसको सीखेंगे और बिल्कुल एक बार में गारंटी है, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, कोई स्किप नहीं करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। खिलाफत आंदोलन तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत होती है कब से कब तक चला। तो खिलाफत आंदोलन जो चला 1919 से 1924 तक के बीच में खिलाफत आंदोलन चला। अगर हम बात करें, आपसे पूछे खिलाफत का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों खिलाफत का अर्थ जो होता है विरोध करना। खिलाफत का अर्थ विरोध करना होता है। आखिर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई है, तो सबसे पहले हम इसके पृष्ठभूमि पर एक नज़र डाल लेते हैं कि किस वजह से इसका शुरुआत हुआ था आंदोलन। तो आप देखें तुर्की, ये तुर्की एक देश था दोस्तों, इसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। तो इसका जो यहाँ का जो सुल्तान था, और सुल्तान को ही दोस्तों यहाँ का जो सुल्तान था वो ही खलीफा के पद पर भी था। यानी सुल्तान और खलीफा एक ही पद पर बैठे थे। दोस्तों अगर बात करें कि ये खलीफा क्या होता था, तो सुल्तान वो होता था जो किसी देश का राजा होता था। इस्लामिक कंट्री जो भी होती थी तो उनमें से दोस्तों क्या है, सुल्तान कहा जाता था राजा को। और जो एक खलीफा, यानी ये खलीफा भी था और सुल्तान भी थे। तो बात आ जाती है कि ये खलीफा और सुल्तान था, तो ये खलीफा कौन था, तो ये खलीफा दोस्तों होता था, ये इस्लामी जगत का धार्मिक नेता माना जाता था। ये इस्लामी जगत का धार्मिक और राजनीतिक नेता होता था खलीफा। अब ये खलीफा दोस्तों की शुरुआत कब से होती है, जब मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हो जाती है। तो उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं उस धर्म को चलाने के लिए, इस्लाम धर्म को चलाने के लिए, तो वो सभी को खलीफा के नाम से जाना गया। तो अभी से 600 से लेकर ईस्वी से लेकर अभी तक बहुत सारे खलीफा हो चुके थे क्रमशः। तो जो अब 1919 में जो उस समय खलीफा था वो कहाँ का था, तुर्की का खलीफा था, और वो सुल्तान भी था। दोस्तों होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ये 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और दोस्तों क्या होता है इस प्रथम विश्व युद्ध में, दोस्तों क्या होता है, ये तुर्की ने जर्मनी के पक्ष को लेकर ब्रिटेन के विरुद्ध में युद्ध में शामिल हो जाता है। तो ये किसकी तरफ से, तुर्की जो देश था ये जर्मनी की तरफ से किसके विरुद्ध में युद्ध करने के लिए उतर गया था, ये ब्रिटेन के खिलाफ। तो अगर हम देख लेते हैं दोनों पक्ष कौन कौन से थे। जो प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत होती है 14 में, तो इसमें दोस्तों 2 गुट थे। तो इन गुटों के नाम दोस्तों याद रखने हैं आपको। एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र, कहा जाता था मित्र राष्ट्र, और दूसरे गुट का दोस्तों धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया। तो अगर हम धुरी राष्ट्र में दोस्तों अगर मुख्य देशों की बात करें कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की, ये 3 नाम हैं। इनके साथ में और भी देश जो थे इनकी तरफ से लड़ रहे थे, मगर ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अगर हम मित्र राष्ट्र की बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, ये मित्र राष्ट्र कहे गए, और इनके साथ में और भी देश युद्ध में शामिल थे। तो क्योंकि जो युद्ध हो रहा था जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में, और ऑस्ट्रिया और तुर्की एक तरफ थे और ब्रिटेन फ्रांस एक तरफ थे, तो जब तुर्की किसकी तरफ से लड़ा, जर्मनी की तरफ से। तो दोस्तों होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त होता है दोस्तों कब होता है, 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918 को होता है। दोस्तों जब युद्ध हो रहा था तो जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि अगर युद्ध जीत जाते हैं, जो भी परिणाम रहेंगे, तो जो तुर्की का जो सुल्तान या खलीफा का पद है उसके जो धार्मिक अधिकार हैं उसको समाप्त कर दिए जाएंगे। ये किसने कहा था, लॉर्ड इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने तो अब दोस्तों होता क्या है कि जो जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार जाता है तो इसी के साथ में दोस्तों तुर्की की भी
हार हो जाती है। तब जब हार होती है तो दोस्तों इनके बीच में पेरिस की संधि होती है। किसके बीच में? ये मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में पेरिस की संधि के साथ में जर्मनी के साथ में व्यवहार किया जाता है। भाई दोस्तों एक अलग से संधि की जाती है जिसे कहते हैं सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि किसके बीच में की गई? ये दोस्तों की गई तुर्की के साथ में, मित्र राष्ट्रों और तुर्की के बीच में सेवर्स की संधि की गई। दोस्तों इसको सेवर्स की संधि क्यों कहा गया? दोस्तों ये जब वहाँ संधि की गई थी, समझौता किया गया था, ये सेवर्स नामक स्थान पर किया गया था। ये किस जगह पर किया गया? सेवर्स नामक स्थान पर किया गया था। अगर ये सेवर्स हमसे पूछ लें आपसे कि ये किस जगह पर है, दोस्तों तो ये फ्रांस में एक जगह है। तो उस जगह पर बैठकर ये संधि की गई थी, इसीलिए दोस्तों इसे सेवर्स की संधि कहा गया। तो ये कब की गई? 10 अगस्त 1920 को सेवर्स की संधि की गई। इस दोस्तों में दोस्तों क्या होता है संधि में? तो जो तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य था बहुत बड़ा था दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ? इसके कई भूभागों को ये मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। इसके कई खंड कर दिए गए। जैसे कि अगर हम आपसे कहें मिस्र, सूडान, ईरान, अरब, फिलिस्तीन, ये सारे राज्य जो थे, खंड थे, इनको अलग कर दिया गया। किससे? तुर्की से। और इन मित्र राष्ट्रों ने आपस में उनको भूभाग को आपस में बांट लिया। ये बात दोस्तों क्या था, जो मुस्लिम, जो विश्व की जो मुस्लिम कंट्री थी, ये बात उन लोगों को बहुत अच्छी नहीं लगी। और जो उनका जो ब्रिटिश के खिलाफ क्या असंतोष उनका भड़क गया था। क्योंकि जो उनके खलीफा के जो एक धार्मिक गुरु थे, खलीफा पूरे विश्व जगत का एक गुरु होता था जिसे खलीफा कहा जाता था, और उनके पद को समाप्त करना या उनके राजनीतिक अधिकार को कम कर देना और तुर्की के संग में अच्छा व्यवहार ना करना, ये क्या था, विश्व के जितने भी मुस्लिम कंट्री थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। यही बात दोस्तों हो जाती है भारत में। तो यहाँ भारत के मुस्लिम जो जगत के लोग मुस्लिम नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, तो ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होती है और ये एक खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं। खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं क्योंकि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कमेटी का गठन किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें खिलाफत कमेटी में कौन कौन लोग शामिल थे, तो इसके अगर हम बुक के अगर सदस्यों की बात करें तो एक मोहम्मद अली थे दोस्तों, और एक शौकत अली थे दोस्तों। शौकत अली, देखो मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं, ये मोहम्मद अली अलग थे और ये शौकत अली थे। और हकीम अजमल थे। चौथे की बात करें तो एक मौलाना अबुल कलाम थे और पांचवें दोस्तों हजरत मोहानी थे। तो अगर हम बात करें जो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष हजरत मोहानी थे और इसके जो सचिव थे अब्दुल कलाम थे, शौकत अली थे। जो इसके सचिव थे वो शौकत अली थे और इनका जो अध्यक्ष था दोस्तों हजरत मोहानी था। तो ये नेतृत्व करने के लिए दोस्तों इन्होंने खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। दोस्तों आगे क्या होता है, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा हिंदू मुस्लिम संयुक्त सम्मेलन बुलाया गया। 1919 में दोस्तों क्या होता है, गांधी द्वारा एक हिंदू मुस्लिम का संयुक्त सम्मेलन बुलाया गया जिसमें खिलाफत आंदोलन का सहयोग करने के लिए गांधी ने हिंदुओं का आह्वान किया कि वो खिलाफत आंदोलन का साथ दें। तो 1919 में दोस्तों क्या होता है, एक कराची में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता दोस्तों क्या की, किसने की थी, गांधी के द्वारा की गई थी। इन्होंने कहा कि जो भी हिंदू वर्ग है और तो इन सभी को सरकार का असहयोग कर देना जाए, यानी खिलाफत आंदोलन में शामिल होना है दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों क्या होता है, जो उस समय गांधी जी ने कहा था कि आगे चल के हम एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अगर हमारी मांग को नहीं मानती ब्रिटिश सरकार तो हम एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों उसी समय क्या होता है 1922 में, तो 1922 में दोस्तों क्या होता है, नेतृत्व में क्रांति होती है। किसके नेतृत्व में क्रांति होती है, मुस्तफ़ा कमल पाशा के। कहाँ होती है दोस्तों, ये तुर्की में होती है। ये तुर्की में था, तो तुर्की की जनता ने किसके नेतृत्व में एक क्रांति की, ये मुस्तफ़ा कमल पाशा के। और इस मुस्तफ़ा कमल पाशा ने दोस्तों क्या किया, जो खलीफा था उस समय कौन, सुल्तान मोहम्मद चतुर्थ था, इसको गद्दी से उतार दिया।
इसको गद्दी से उतार दिया और इसकी जगह दोस्तों अब्दुल मजीद को उसने क्या खलीफा घोषित कर दिया। अब्दुल मजीद को खलीफा घोषित कर देता है और मोहम्मद चतुर्थ जो थे खलीफा, जिनके धार्मिक अधिकार किसने जो ब्रिटिश सरकार ने ख़त्म कर दिए थे। दोस्तों क्या होता है, तो ये क्या करता है, खलीफा के जो राजनीतिक जो अधिकार थे वो समाप्त कर देता है। अब्दुल मजीद जो था कि कौन, मुस्तफ़ा कमल पाशा, इसके खलीफा के राजनीतिक अधिकार समाप्त कर देता है। कहने की मीन्स ये है कि ये कोई भी राजा के कार्य नहीं करेगा, सिर्फ धार्मिक कार्य इसका किए जाएंगे, किसके द्वारा, खलीफा के अनुसार किए जाएंगे। आगे चल के दोस्तों क्या होता है, 3 मार्च 1924 को दोस्तों क्या होता है, मुस्तफ़ा कमल पाशा खलीफा के पद को ही समाप्त कर देता है। तो 3 मार्च 1924 को मुस्तफ़ा कमल पाशा के द्वारा जो खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया। और उसने क्या किया दोस्तों, तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना देता है, तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य बना देता है। तो इस तरह जिस वजह से दोस्तों भारत में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था कि जो उनके इस्लामिक गुरु हैं खलीफा, इनके पद को कम ना किया जाए, इनके संग कोई अन्याय न किया जाए। जब उनका पद ही समाप्त कर दिया, किसने कर दिया, तुर्की के सुल्तान ने, जो कौन था, मुस्तफ़ा कमल पाशा के द्वारा ही खलीफा का पद हटा दिया गया। अब कोई खलीफा नहीं होगा, कब से, 3 मार्च 1924 से। तो जो खिलाफत आंदोलन था वो दोस्तों स्वतः ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब कोई वजह नहीं रही तो ये धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन का अंत हो गया। खिलाफत दिवस दोस्तों खिलाफत कमेटी के द्वारा कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आ जाता है। 11 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया था, किसने, खिलाफत कमेटी के द्वारा। भाई केंद्रीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन था दोस्तों, हजरत मोहनी, और सचिव जो थे शौकत अली थे। आगे दोस्तों देखते हैं कांग्रेस का। इसी बीच में खिलाफत आंदोलन के बीच में दोस्तों क्या होता है, एक कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। ये कब होता है दोस्तों, 26 दिसंबर 1920 को होता है, जिस समय गांधी जी खिलाफत आंदोलन के बीच में आ गए थे। और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी राघवाचार्य के द्वारा की गई थी, विजय राघवाचार्य के द्वारा की गई थी। और इसमें दोस्तों CR दास ने कहा आंदोलन का, क्योंकि गांधी ने कहा था कि अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो वो एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो इसी अधिवेशन में दोस्तों क्या होता है, CR दास के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। इसमें तो प्रश्न बन जाता है कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव की पुष्टि कब, किस अधिवेशन में की गई थी, नागपुर अधिवेशन में की गई थी। नागपुर अधिवेशन कब होता है दोस्तों, 1920 में होता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो राघवाचार्य थे। इसी में एक प्रस्ताव और पास होता है। इसमें 15 सदस्यों की एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया गया था। 15 सदस्यों की कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। तो प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों कांग्रेस का वर्किंग कमेटी का गठन कब किया गया था, ये नागपुर अधिवेशन में किया गया था। वहीं दोस्तों क्या हुआ, कांग्रेस का जो सदस्यता शुल्क था वो घटाकर कितना कर दिया गया था, 4 आने कर दिया गया था। 4 आने दोस्तों कितना होता है, आज के जो 25 पैसे के बराबर 4 आने का होते थे। आज जितने 25 पैसा का मूल्य है उसने 4 आने होते थे। ये कांग्रेस का सदस्यता शुल्क रख दिया गया था। तो इस तरह से दोस्तों देखते हैं कि जो हमारा खिलाफत आंदोलन था वो किस तरह भारत में शुरू होता है और किस वजह से, जैसे खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है तुर्की के अंदर 3 मार्च 1924 को, तो किस तरह से खिलाफत आंदोलन स्वतः ही खिलाफत हो। अगर बात करें कि खिलाफत आंदोलन सफल रहा या असफल रहा, तो दोस्तों इसमें निकल कर आ जाता है प्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो ये क्या हुआ, ये असफल रहा। खिलाफत आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से क्या देखें, ये असफल रहा। अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये कहीं न कहीं सफल रहा, क्योंकि इसके द्वारा क्या अंतर्राष्ट्रीय जनता ने विरोध करना सीखा दोस्तों। और जो हिंदू और मुस्लिम था वो एकता एक जगह एकत्रित दिखाई देती है दोस्तों। एक बड़े राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, हिंदू और जो मुस्लिम थे वो एक ही मंच पर आए जिन्होंने ब्रिटिश का विरोध किया था। मगर दोनों के दोस्तों उद्देश्य अलग थे। अगर मुस्लिम का अगर उद्देश्य देखा जाए तो वो सिर्फ एक धार्मिक गुरु के लिए आंदोलन कर रहे थे। वहीं अगर जो हिंदू लोग युद्ध कर रहे थे वो एक स्वराज की प्राप्ति करने के लिए जिनका उद्देश्य था। तो दोनों के उद्देश्य अलग थे, मगर उनका जो नेतृत्व करता थे उनका
एक बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे दोस्तों ये आंदोलन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों ये था हमारा खिलाफत आंदोलन। आप बिल्कुल इसे कहानी की तरह याद कर सकते हैं कि 6 वर्ष की संधि कैसे होती है और किस वजह आंदोलन शुरू होता है। तो जो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों तुर्की में जो हमारे खलीफा होते थे उनकी वजह से ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।